इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पिन डायग्राम। तो लास्ट में हमने जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें इसका पिन डायग्राम डिस्कस किया था। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो 8 नंबर की पिन है ये नोट कनेक्टेड रहती है, तो इसको आगे कहीं डिस्कस नहीं करेंगे। 7 और 4 पिन पे पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी पावर सप्लाई कंटिन्यूस रहेगी। आप किसी भी एप्लीकेशन में ओप एम्प को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पावर सप्लाई देनी ही देनी है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप अपने म्यूज़िक सिस्टम में पावर सप्लाई अलग से देते हैं और जो सिग्नल जो देते हैं 3.5 mm का वाला जो जैक है उसको लैपटॉप में या अपने फ़ोन में लगाते हैं, है ना। तो इस तरह का यहाँ पर इनपुट देते हैं और यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई देते हैं और उसके बाद ही आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पावर सप्लाई रहेगी और सर्किट में उसको आगे शो नहीं करेंगे। ऑफसेट नल हमने यहाँ पर बना लिया था। ठीक है, तो जब इनपुट 0 है तो आउटपुट को हमने 0 बना दिया और फिर इनका भी काम खत्म हो गया। ये सर्किट एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, पर इसको अब आगे शो नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास बचे 2, 3 और 6 नंबर की पिन। ठीक है, और ये है ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही बताया है। ठीक है कि 40 कंपोनेंट हैं और 8 पिन होती हैं और 8 पिन में से जो मैंने बताया कि उन पिन को कैसे कैसे हमने, जो नोट कनेक्टेड वाली है एक पिन है ना, 2 पिन पावर सप्लाई की हैं और 2 पिन हैं ऑफसेट नल वाली। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई वाली हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पावर सप्लाई रहेगी और ऑफसेट नल वाली जो पिन है वो ऑफसेट नल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इनको भी हटा देते हैं। तो हमारे पास अब बचेगा सिर्फ ये 2 पिन बच गई जो इनपुट पिन है। ठीक है, तो V2 जो माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब है ये इन्वर्टिंग पिन है, इन्वर्टिंग इनपुट, और जो प्लस वाला है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, तो V1 वाला जो है नॉन इन्वर्टिंग है और V2 वाला जो है इन्वर्टिंग है। आप प्लस साइन ऊपर ले सकते हो, माइनस साइन नीचे ले सकते हो, ऊपर V1 V2 है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको वर्किंग पता होना चाहिए और इन पिन के एग्जैक्ट नाम पता होना चाहिए। जहाँ पर आपने नेगेटिव लिखा है तो वो है इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, तो वो जब भी ठीक है, और उसकी वजह से आउटपुट जो आता है वो नेगेटिव आता है। इन्वर्टिंग इनपुट की वजह से आउटपुट जो आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस तरह का है। तो यहाँ पर कुछ भी अप्लाई करोगे तो आउटपुट जो आएगा आउट ऑफ फेस आता है। ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो जितने भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स होते हैं तो वोल्टेज सोर्स को आप अगर शो करो, जैसे कि एक बैटरी ले लेते हैं जो रिमोट में लगाते हैं, जो अपने है ना घड़ी वगैरह में लगाते हैं, वॉच वगैरह जो क्या बोलते हैं उसको, दीवार पर लगाने वाली, है ना। उन वॉच में जो यूज़ करते हैं वो जो सेल है, तो सपोज़ करो सेल है 2 वोल्ट का, और अगर सेल की आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी आता है। ठीक है, तो ये सर्किट बना सेल का, जो हमारी बैटरी का सर्किट बना ये बना, पर हम लेते हैं सिर्फ ये, इससे हम दिखा देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये है सेल। ठीक है, पर एक्चुअल में एक रेसिस्टेंस भी होता है ना, उसके सीरीज में। तो इस रेसिस्टेंस को बोल देते हैं आर, या तो बोल देते हैं सप्लाई या सोर्स रेसिस्टेंस, या इसको बोल देते हैं आउटपुट रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर फिर लोड लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब लोड लगाएंगे तो अब लोड की जो करंट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इसमें करंट फ्लो हुई, तो जब तक आप अगर सिर्फ इसको लोड को ना लगाते हो और यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो, वोल्ट मीटर लगा रहे हो, तो वोल्ट मीटर लगाओगे तो अगर 2 वोल्ट की बैटरी है तो आउटपुट पे 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, पर अगर जब आप इस पर रजिस्टर लगा देते हो तो आइडल केस में रजिस्टर के अक्रॉस भी जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ 2 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, पर तब 2 वोल्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो करंट फ्लो होगी इसमें, मान लिया कोई करंट आई है, तो जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 2 वोल्ट माइनस आई मल्टीप्लाई बाई आर नोट। ये वोल्टेज फिर यहाँ पर आएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का है। तो जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, कोई आइडल वोल्टेज सोर्स नहीं होता है। ठीक है, उसके आउटपुट में कोई ना कोई रेसिस्टेंस होता है। तो कहने का मतलब है जब लोड पे आपका बैटरी या वोल्टेज सोर्स जाता है तो जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे, तो यहाँ पर लोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में लोड का मतलब होता है करंट। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे
वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा तो जो ओवरऑल जो आउटपुट वोल्टेज है ना, उस सोर्स से जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। तो अब आते हैं एम्पलीफायर पे। जो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर में कुछ इनपुट पे दिखाना पड़ता है हमें। अब जैसे कि यहाँ पर ये है ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो पहली वाली स्टेज है डिफरेंशियल स्टेज। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंशियल स्टेज है, यानी V1 और V2 हम अप्लाई कर रहे हैं, और V1 V2 अप्लाई करते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, V1 और V2 का जो डिफरेंस है वही एम्पलीफाई होके, ठीक है, और जिस भी गेन से एम्पलीफाई होता है उसके बाद वो आउटपुट पे आता है। इतनी सी बात है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो V1 है, V1 को मैं ले रहा हूँ, V1 को मैंने इंडिकेट किया हुआ है इस के अंदर। V1 को मैंने इंडिकेट किया है कि ये है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट, और V2 को प्लस लिया है तो ये है हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, तो जो VD की वैल्यू होगी, VD इक्वल्स टू होगा V2 माइनस V1 इस केस में। ठीक है, तो अब जो इसको शो कर रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, जो शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर V1 अप्लाई किया, यहाँ पर V2 अप्लाई किया, और इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ पर बीच में कुछ रेसिस्टर है। अगर करंट फ्लो हो रही है तो बीच में कुछ रेसिस्टर भी है इधर, तभी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और ठीक है, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, पर जो भी करंट अगर इसमें फ्लो हो रही है तो इसका मतलब कोई रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंस ले लिया। आउटपुट पे ये कुछ हमें एम्पलीफाई होके आता है। तो एम्पलीफाई होके कैसे आता है, तो वो जो हमने इनपुट पे जो वोल्टेज अप्लाई करी है उनके डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग, यानी VD के करस्पॉन्डिंग। VD अगर ज़्यादा है तो आउटपुट ज़्यादा आता है, VD अगर कम है तो आउटपुट कम आता है। ठीक है, तो जो VD है, ठीक है, जो आउटपुट है हमारा, एक तो वो प्रोपोर्शनल है किसके, VD के। ठीक है, अब वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या है, V0 इक्वल्स टू A क्या है, गेन, जो एम्पलीफायर का गेन है। ठीक है, तो एम्पलीफायर का गेन है A और मल्टीप्लाई बाई VD, ये बन गया। तो V0 इक्वल्स टू बन गया AVD। तो ये तब है जब हम रेफरेंस में लगा के यहाँ वोल्टमीटर से मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, पर जब भी हम यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, है ना, लोड रजिस्टर या कोई आगे एक और स्टेज हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो AVD नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब जब करंट फ्लो होगी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी होगा R0 पे, तो RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको नाम कर दे देता हूँ मैं VRL। तो VRL तो वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टर, तो वो बनेगी हमारी AVD माइनस, यहाँ सब मान लेते हैं करंट है I। ठीक है, तो I मल्टीप्लाई बाई R0। ठीक है, IR0 को लिख सकते हैं, इस वाली पूरी टर्म को VR0। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R0, ये हमारी वोल्टेज आएगी आउटपुट पे। ठीक है, तो ये हमारा है एक तरह से इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, अब आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है 0। ठीक है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट ये तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो RI जो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही इनपुट पे, ये हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ VD है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, और जो R0 है, ठीक है, वो भी ख़त्म है। R0 की वैल्यू होती है 0, आउटपुट कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, और ये सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होता होगा इससे। तो ये है आपका आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर है? ठीक है, तो इस केस में अब अगर आपने RL लगाया है तो RL इक्वल्स टू वोल्टेज इक्वल्स मतलब वोल्टेज अक्रॉस RL इक्वल्स टू होगी AVD जो भी है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे यहाँ पर ये AVD है। अच्छा, ये जो AVD है ये है हमारा डायमंड शेप में। तो डायमंड शेप में जो इस तरह का ये शो किया हुआ है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस के साइन है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है, ये डिपेंड करते हैं सर्किट की किसी आर्म पे, है ना, किसी आर्म पे या किसी नोड पे। तो यहाँ पर जो है ये डिपेंड कर रहा है VD पे, और VD कहाँ है, VD जो इनपुट पे दे रहे हो। ठीक है, तो जितना VD रहेगा उतना ही इस वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज है वो बढ़ेगी, है ना। VD अगर इंक्रीज़ होगा तो ये भी इंक्रीज़ होगा, VD अगर डिक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, VD अगर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट दोनों का, आइडियल और
प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर का। इससे पहले प्रैक्टिकल वाला डिस्कस किया था, ये आइडल ऑप एम्प है। ठीक है, तो आइडल ऑप एम्प में ये केस बनता है। तो आइडल वाले को लेके चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इधर मैंने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट रखा है, इस पर मैंने V1 अप्लाई करी है, इसको मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर V2 अप्लाई करी है। तो यहाँ पर जो VD बनेगा वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल है ना, वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, सॉरी वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट, वो है V2। तो V1 माइनस V2 बन गया। तो V1 जो है हमारे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर V1 लिया था इन्वर्टिंग इनपुट, यहाँ पर V1 जो लिया है ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को माइनस करना होता है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में से माइनस करना होता है जो इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल इसको ऐसा लिख सकते हैं कि VD इक्वल्स टू वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है, माइनस ये नॉन इन्वर्टिंग है ना, ये इसके लिए गए हैं, माइनस वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट। अब इनके नाम कुछ भी दे दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आउटपुट V नोट होता है। अब आइडल वाला केस ले लेते हैं, तो वो हो गया AVD के, ठीक है। तो V नोट इक्वल्स टू AVD। अब यहाँ पर जो A है ना, जो ये है वोल्टेज गेन, तो इसको AV लिखते हैं। तो कहीं पर वोल्टेज गेन को हम AV से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ A ही ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो A है, ये जो सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो भी हमने लगाया हुआ है, इसमें कोई फीडबैक नहीं है। फीडबैक नहीं है तो इसको बोलते हैं ओपन लूप। तो लूप क्या होता है, अगर आप आउटपुट को स्केलिंग करके कोई रेसिस्टर लगा दो, ठीक है, और स्केलिंग करके इनपुट पे दोगे, तो ये तो हो गया पॉजिटिव फीडबैक, तो ये बन गया लूप, ठीक है। या आप आउटपुट को कोई रेसिस्टर लगा के नेगेटिव से दे दो, तो ये होती है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब इनसे क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक से और नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पर इसको बोलते हैं लूप, है ना, क्लोज लूप। अगर आउटपुट को आप इनपुट पर दे रहे हो तो इसको बोलेंगे क्लोज लूप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ओपन लूप, ठीक है। तो ये ओपन लूप है, तो इसलिए जो गेन है ना, तो इस गेन को नाम दे देते हैं OAOL, ओपन लूप गेन। और ओपन लूप गेन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस ज़्यादा गेन को एक तरह से कम करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं, और गेन को अगर बढ़ाना है तो पॉजिटिव फीडबैक लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ तक याद रखते हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी, तो ओपन लूप गेन इक्वल्स टू हुआ AOL इक्वल्स टू V नोट डिवाइड बाई VD। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। तो इस पे जो ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इस पे हम बनाते हैं कंपरेटर को, है ना। V1 पे कोई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, कुछ वोल्टेज V2 पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक अगर कंपरेटर बना रहे हैं तो V2 पे सपोज करो कोई रेफरेंस वोल्टेज है 2 वोल्ट की, ठीक है, और V1 पे कोई अननोन वोल्टेज है। तो हमें पता लगाना है कि जो V1 पे जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो V2 से ग्रेटर है या लेस है, ठीक है। तो अगर आउटपुट हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो आउटपुट नेगेटिव आएगा। दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो सपोज करो आउटपुट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है V1 इज़ ग्रेटर देन V2। अगर आउटपुट हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हुआ V2 इज़ ग्रेटर देन V1, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरेटर का भी काम करता है। तो ठीक है, इसको अभी यहीं पे रोकते हैं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट कर सकते हैं कोई, अगर कैसा लेक्चर आपको लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।